देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट कि कैसे डेटा की मदद से शासन की एक मजबूत नींव बनाई जा सकती है। हम बोंगाई गांव विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये जनता की आवाज हैं। और अगर हम उस आवाज को ठीक से सुने तो एक बेहतर भविष्य की दिशा तय करना मुमकिन हो जाता है। तो इस पूरे सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बोंगाई गांव की राजनैतिक जमीन को समझेंगे, उसकी मिट्टी को महसूस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि चुनावी आंकड़े क्या इशारे दे रहे हैं। उसके बाद हम जनादेश की पूरी बनावट को डिकोड करेंगे और फिर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और आखिर में हम इस सब को जोड़कर ये देखेंगे कि डेटा से लेकर हर नागरिक के सम्मान तक का रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोंगाई गांव की जमीनी हकीकत। देखिए, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती। उसकी पहली शर्त ही यही है कि आप उस जगह के समाज को, उसके भूगोल को और सबसे जरूरी उसके राजनैतिक मिजाज को ठीक से समझें। तो ये है बोंगाई गांव, असम के नक्शे पर विधानसभा क्षेत्र AC-22। इसका जो राजनीतिक इतिहास है वो काफी खास और कह सकते हैं जटिल रहा है। ये एक लंबे समय से असम गण परिषद यानी AGP और भारतीय जनता पार्टी BJP का गढ़ रहा है। और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC हमेशा से एक मुख्य चैलेंजर की भूमिका में रही हैं। अब जरा इस क्षेत्र के राजनीतिक चरित्र को देखिए। AGP के फणी भूषण चौधरी का यहां से लगातार 7 बार जीतना, सोचिए 7 बार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, यहां का वोटर टर्नआउट वो हमेशा ही असाधारण रूप से ज्यादा रहता है। इससे साफ पता चलता है कि यहां का वोटर कितना जागरूक है, कितना सक्रिय है। और मुकाबला भी ज्यादातर 2 मुख्य पार्टियों के बीच ही होता है, जो राजनीतिक समीकरणों को और भी गहरा बना देता है। और यहां के सामाजिक ताने बाने को समझना भी उतना ही जरूरी है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। बोंगाई गांव में लगभग 50% आबादी मुस्लिम है, करीब 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं और फिर एक बड़ी संख्या हिंदू, OBC, असमी और बंगाली समुदायों की भी है। तो मतलब साफ है, यहां की राजनीति में आप OBC, जातीय समीकरण और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। कोई भी दल नहीं कर सकता। तो जमीनी हकीकत समझ ली। अब बात करते हैं सीधे सीधे आंकड़ों की। कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वो बिना किसी लाग लपेट के जनता के फैसले की असली कहानी हमारे सामने रख देते हैं। 2021 के चुनाव की ये तस्वीर देखिए। कुल रजिस्टर्ड मतदाता 1,77,000 से भी ज्यादा। और इनमें से वोट डालने कितने लोग आए? 86.59%। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि लोगों की भागीदारी कितनी जबरदस्त थी। अब नतीजों को देखें तो AGP उम्मीदवार को मिले लगभग 54% वोट और कांग्रेस के खाते में आए करीब 29%। मतलब जीत का जो अंतर था वो था करीब 25%, यानी 37,650 वोट। तो इन आंकड़ों के पीछे छिपे इशारे क्या हैं? हमें ये क्या बता रहे हैं? पहली बात, 86.59% का टर्नआउट। इसका मतलब है कि यहां के मतदाता अपनी आवाज बहुत बुलंदी से रखते हैं। दूसरी बात, 25% का मार्जिन। हाँ, ये एक बड़ा अंतर है, पर ऐसा भी नहीं कि इसे पाटा ना जा सके। ये नामुमकिन नहीं है। सही मुद्दों पर और नए वोटर समूहों तक पहुंचकर इस फासले को कम किया जा सकता है। और तीसरी बात, 1,77,000 मतदाता। ये एक नंबर नहीं है, ये उतनी आवाजें हैं जिन्हें सुनना और समझना बेहद जरूरी है। तो अब तक हमने देखा कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये आंकड़े ऐसे क्यों हैं। चलिए अब हम उन ऐतिहासिक पैटर्न्स और बाहरी ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इन नतीजों को ये शक्ल दी है। ये टेबल ये पिछले 3 दशकों की कहानी कह रही है, 1991 से लेकर 2021 तक। आप देख सकते हैं AGP का दबदबा लगातार कायम रहा है। कांग्रेस पार्टी हाँ, एक मजबूत चैलेंजर जरूर रही, लेकिन कभी जीत तक नहीं पहुंच सकी। तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि किसी भी विपक्षी दल के लिए चुनौती सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे एक बहुत मजबूत राजनीतिक पैटर्न को तोड़ने की है। और ये चार्ट ये पिछले 2 चुनावों 2016 और 2021 में AGP और कांग्रेस के वोट शेयर को दिखाता है। यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सत्ताधारी दल का समर्थन कैसे और मजबूत हुआ है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि वोट आ कहां से रहे हैं, जा कहां रहे हैं और इस ट्रेंड को बदलने के लिए आखिर करना क्या होगा।
यहाँ एक पल के लिए रुकना जरूरी है। देखिए, हमारे संविधान के केंद्र में मानवीय गरिमा का विचार है, ह्यूमन डिग्निटी। और ये गरिमा हमसे एक चीज मांगती है कि हमारी जो राजनीतिक बहस है वो जिम्मेदार हो, वो तथ्यों पर आधारित हो, वो सामाजिक ताने बाने को तोड़े नहीं बल्कि उसे और मजबूत करे। खासतौर पर असम जैसे संवेदनशील राज्य में, जहां नागरिकता और पहचान जैसे मुद्दे इतने अहम हैं, ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, अब उन बड़ी ताकतों पर नजर डालते हैं जो बोंगाई गांव की राजनीति को बाहर से पर बहुत गहराई से प्रभावित कर रही हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो एनआरसी और सीएए से जुड़ा ध्रुवीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है, जो वोटरों को पहचान के आधार पर बांटता है। आर्थिक मोर्चे पर महंगाई और बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे हर घर के बजट पर चोट करते हैं। सामाजिक स्तर पर देखें तो समुदायों के बीच सौहार्द में एक तनाव दिखता है। और फिर है पर्यावरण। मानस बेकी बेसिन से हर साल आने वाली बाढ़, जो सिर्फ जमीन नहीं, लोगों की उम्मीदें भी अपने साथ बहा ले जाती है। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। तो ठीक है, अब तक हमने विश्लेषण किया, प्रॉब्लम को समझा। अब हम विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और एक एक्शन प्लान की ओर चलते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हवा हवाई ना हो, बल्कि सीधे आंकड़ों और वोटरों की असल शिकायतों पर आधारित हो। ये ग्राफिक, ये वोटरों की शिकायतों का एक तरह का हीट मैप है और ये बिल्कुल साफ कर देता है कि उनकी असल चिंताएं क्या हैं। देखिए, आर्थिक और पहचान से जुड़े मुद्दे दोनों ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब साफ है, एक तरफ पहचान की राजनीति का जोर तो है, लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा के मुद्दे जैसे महंगाई और नौकरियां, वो भी उतने ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। एक कामयाब रणनीति को इन दोनों ही नब्ज को एक साथ पकड़ना होगा। और कभी कभी सारा डेटा एक आवाज में सिमट जाता है, जैसे ये: हमारे खेत हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं और हमारी नौकरियां भी उसी पानी में बह रही हैं। बड़े बड़े नारे इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। ये आवाज हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ नंबरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की जीती जागती कहानियों की बात कर रहे हैं। ये आवाज बाढ़ प्रबंधन की नाकामी और नौकरियों की कमी की तरफ साफ साफ इशारा कर रही है। तो किसी भी चैलेंजर के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी स्थिति का ईमानदारी से आकलन करे। स्वॉट एनालिसिस इसके लिए सबसे अच्छा टूल है, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ताकत क्या है? पढ़ा लिखा स्थानीय कैडर है, पूर्व एएसयू नेता हैं, सोशल मीडिया पर मौजूदगी है। कमजोरी, जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट्स पर संसाधन कम है, बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। अवसर क्या है? लोगों की आर्थिक परेशानियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी है और विकास पर फोकस करने का एक बड़ा मौका है। और खतरा यह है कि राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं और ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा है। तो फिर एक सफल अभियान के लिए चाहिए एक समय पर बंधी हुई योजना। ये 90 दिन की सीढ़ी एक ऐसा ही प्लान है जिसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 30 दिन यानी D90 से D60 ये हैं प्लानिंग और मैसेजिंग के लिए। अगला फेज D60 से D30 ये है जमीन पर उतरने का, मोबिलाइजेशन और आउटरीच का। और फिर आखिरी 30 दिन D30 से D-Day तक यह है हाई इंटेंसिटी कैंपेनिंग का समय, जब हर वोटर तक पहुंचना है। एक के बाद एक हर चरण अगले की नींव बनता है। किसी भी कामयाब रणनीति के आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला है संगठन, यानी बूथ लेवल नेटवर्क को मजबूत करना और युवा कैडर को ट्रेन करना। दूसरा, एक मजबूत कहानी, एक नैरेटिव, जैसे कि बोंगाई गांव बेपुरा का एक पॉजिटिव विजन, जिसका मतलब है विकास, मतलब बाढ़ नियंत्रण, बेहतर सड़कें, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां और साथ ही सभी समुदायों के लिए सुरक्षा का वादा। और तीसरा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय लीडरशिप को उतारना और डिजिटल लोकल मीडिया का पूरा फायदा उठाना शामिल है। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं तभी जीत का रास्ता बनता है। और हां, जब हम डिजिटल आउटरीच की बात करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करते हैं, तो एक और जिम्मेदारी सामने आती है, प्राइवेसी की। देखिए, डिजिटल युग में वोटरों से जुड़ते वक्त उनकी निजता का सम्मान करना सबसे जरूरी है। भारत का जो DPDP फ्रेमवर्क है वो हमें यही याद दिलाता है कि किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए उसकी साफ सहमति यानी कंसेंट और एक जायज मकसद होना चाहिए। सीधी सी बात है, तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी प्राइवेसी में दखल देने के लिए नहीं। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां पर हम बात को सिर्फ चुनावी रणनीति से ऊपर उठाएंगे और राजनीति के असली मकसद तक ले जाएंगे। और वो मकसद क्या है? जनसेवा और हर एक नागरिक का सम्मान। डेटा हमें एक साफ रास्ता तो दिखा रहा है, लेकिन असली सवाल, बड़ा सवाल यह है
कि क्या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस इंटेलिजेंस को, इस समझ को एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल में बदल सकता है जो लोगों में एक स्थायी विश्वास पैदा करे, जो हर नागरिक को असली सम्मान दे सके। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतना तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल तो वो शासन है जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सके। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर या कॉल करें 08042041602 पर। राजनीति से परे एक उद्देश्य।